हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक मैसूर पैलेस की, जिसको अंबाविलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ये पैलेस बना हुआ है कर्नाटक की चामुंडी हिल्स के बगल में स्थित एक मशहूर शहर मैसूर में, जिसको सिटी ऑफ पैलेस भी बोला जाता है, जो बेंगलुरु से करीब 150 किलोमीटर दूरी पर है। मैसूर पैलेस एक शानदार और इतनी खूबसूरत ऐतिहासिक महल है, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। ये वादियर राजवंश के आधिकारिक निवास हुआ करते थे और मैसूर साम्राज्य के सीट हुआ करते थे, जहां वादियर राजाओं ने करीब 600 साल तक यहाँ शासन किए थे, 1350 से लेकर 1950 तक। ये ताजमहल के बाद दूसरी सबसे टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है, जहां ईयरली 60 लाख से भी ज़्यादा विजिटर्स विजिट करते हैं। मैसूर पैलेस की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं, जैसे कि इसकी समृद्ध संस्कृति, सुंदर उद्यान और इसके शानदार महलों में की गई आर्ट और कार्विकल डिजाइन। आज हम इन्हीं सभी के बारे में विश्लेषण करेंगे। हम लोग यहाँ जानेंगे मैसूर पैलेस की हिस्ट्री के बारे में, इसकी वर्तमान के बारे में, और यहाँ क्या क्या खास चीज़ें मौजूद है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप लोग कभी भी मैसूर पैलेस विजिट करें गाइड की ज़रूरत नहीं पड़े। नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं फैक्ट्स टॉक FT। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री। वादियर वंश के संस्थापक यादुर्जो वादियर ने 14वीं शताब्दी में मैसूर में पहले महल बनाए थे, जो कि लकड़ी से बना हुए थे। तब से सदियों से कई बार ये महल ध्वस्त हुए हैं और इसको पुनर्निर्मित भी किया गया है। ये महल एक किला के अंदर बनाया गया था, जिसका निर्माण का काम 1574 में मैसूर के 7वें राजा चामाराजा वादियर द्वारा पूरा किया गया था। लेकिन 1638 में ये महल बिजली की चपेट में आ गए थे और इसका कई सारे हिस्सा नष्ट हो गए थे। वादियर वंश के 12वें राजा, जिसका नाम था रानाधीरा कांथीरावा नारासराजो वादियर, उसी ने इस महल का पुनर्निर्माण किए थे। हालांकि समस्या यही नहीं रुकी। मैसूर पर इस्लामी शासन के दौरान टीपू सुल्तान ने अपनी पिता हैदर अली की तरह वादियर राजाओं के प्रति निष्ठा के सभी ढंग को छोड़ दिया। उसने अपनी नई राजधानी नजराबाद के लिए रास्ता बनाने के लिए 1797 में महल के दीवारों के अंदर कई क्षेत्रों को नष्ट कर दिए थे और नजराबाद में अपनी साम्राज्य प्रतिष्ठापन किए थे। हालांकि टीपू सुल्तान के ये शासन लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि 1799 में मैसूर के चौथे युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान और उसके शासन का अंत कर दिया। जब ब्रिटिश और वादियर विजयी होकर आए थे, तब मैसूर में एक भी अच्छा घर नहीं था और महल का कोई हिस्सा को नष्ट कर दिए थे। जो कुछ बचा हुआ था वो एक अधूरा किला, और जिसमें बड़े पत्थर और शिलाखंड के अलावा कुछ नहीं थे। नलवारी कृष्णराजा वादियर ने जब नजराबाद के राजा बने थे, तब उन्होंने इस नष्ट हुए महल को बनाने के लिए निर्णय लिए थे और इसको पुनर्जीवित किए थे। लेकिन इतना में मैसूर के राजाओं के बुरे दिन खत्म नहीं हुए थे। 1897 में राजकुमारी जयलक्ष्मी के शादी के दौरान एक अजीब सी दुर्घटना के कारण महल पूरी आग के चपेट में आ गए थे और पूरी जल के राख हो गए थे। शायद इसी के परिणाम स्वरूप एक ऐसी शानदार महल बनके तैयार हुई, जो हम सभी के सामने खड़ा है, जिसको पूरी दुनिया मैसूर पैलेस के नाम से जानते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं नया महल की आर्किटेक्चर के बारे में। नया महल निर्माण करने का काम पुरानी महल जिस साल में जल के राख हो गए थे, उसी साल यानी कि 1897 में शुरू कर दिए थे, और इसको बनाने के लिए 15 साल लग गए थे, यानी कि 1912 को महल निर्माण करने का काम पूरे हुए थे। इस महल का निर्माण के लिए ब्रिटिश आर्किटेक्ट हेनरी आर्विन को बुलाया गया था। इसको बनाने के लिए करीब 41,47,913 रुपीज़ खर्च हुए थे। ये महल को 3 मंजिला का स्ट्रक्चर दिए थे, जो कि 44 फीट हाइट का थे, और इसको बनाने के लिए ग्रेनाइट, पिंक मार्बल्स और ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया था। 72 एकर्स एक विशाल इलाका लेके बना हुआ है ये महल। इस महल का जो डोम का डिजाइन था, वो एक भारत अरबी आर्किटेक्चर को दर्शाते हैं, जिसको ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा 19वीं शताब्दी में ही लागू किए गए थे। ये महल के 4 एंट्रेंस गेट थे। मेन एंट्रेंस गेट को बोलते हैं जया माराथंदा गेट, जो ईस्ट साइड में है। ये अभी VIPs के लिए खोला जाता है, नॉर्मली बंद रहता है। वेस्ट साइड में है भाड़ाहा गेट, नॉर्थ साइड में है जयारामा गेट, और साउथ साइड में है बलरामा गेट, जो कि विजिटर्स के लिए खुला रहता है। और दशहरा के समय उत्सव के दौरान ये चारों गेट को खोल दिया जाता है। मैसूर पैलेस को 2 भाग में बांटा गया है।
एक है सेरेमोनियल हॉल साइड और एक है रेसिडेंशियल हॉल साइड। सेरेमोनियल हॉल साइड में वादी और राजाओं के और उसके वंशावलियों का त्योहार हुआ करते थे और रेसिडेंशियल साइड में सिर्फ रहने के लिए हुआ करते थे। महल के ग्राउंड फ्लोर के पूर्वी भाग में सेरेमोनियल हॉल है और एक हॉल है जहां सेना ने यूज़ किया गया वेपन्स वगैरह रखा गया है और उत्तरी भाग में ट्रॉफी रूम बनाया गया है। पैलेस में आने वाले लोगों को कार के रास्ते से गोम्बी ठोटी तक जाना पड़ता है, जो कार राजाओं ने और उसके सेनाओं ने यूज़ किए थे युद्ध के समय। कार में गोला बारूद के बक्सों के साथ 4 तोपों के साथ 7 तोपें रखा गया है। इन तोपों को ब्रिटिश ने 1883 में टीपू सुल्तान को हरा के मैसूर राजाओं को गिफ्ट कर दिए थे। इन 7 तोपों का उपयोग उत्सव के अवसर पर, महाराजाओं के जन्मदिन समारोह पर, विजयदशमी के दिन, दशहरा जुलूस शुरू होने से ठीक पहले और दशहरा जुलूस की परिणति पर किया जाता है। आज भी इन तोपों का उपयोग विजयदशमी के दिन चामुंडी हिल्स की देवी माता चामुंडेश्वरी और माता दुर्गा के सम्मान स्वरूप किया जाता है। जैसे ही हम महल में प्रवेश करते हैं, पहले मिलते हैं गोम्बी ठुट्टी, जिसको पापेट हॉल यानी कि काठपुतली हॉल भी बोला जाता है। यहाँ सोना, चांदी, मार्बल्स और हाथी दांतों के कई सारी प्राचीन वस्तुएं रखा हुआ है जो कुछ 600 साल से भी पुराना है। यहाँ कई सारे देव देवियों का मूर्ति रखा हुआ है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है जिस देव देवियों को उस समय राजाओं ने पूजा करते थे। म्यूजियम में ओल्ड पैलेस मॉडल और न्यू पैलेस मॉडल का स्ट्रक्चर भी रखा गया है। जो फर्स्ट चीज विजिटर्स यहाँ देखने के लिए आते हैं, यह है इसका पुरानी लकड़ी से बना हुआ महल का स्ट्रक्चर जो 1897 में जल के राख हो गए थे। इसको एक म्यूजियम में रखा गया है और नया पैलेस का मॉडल भी म्यूजियम में दिखाया गया है। यहाँ म्यूजियम में देवी चामुंडेश्वरी, जिसको माता दुर्गा भी बोला जाता है, उनकी मूर्ति भी रखा गया है। ये मूर्ति को एक 80 केजी सोने का मंडप में दशहरा के समय लोगों का सामने प्रोसेशन के लिए निकाला जाता है, जिस मंडप में पहले राजाओं का प्रोसेशन हुआ करते थे। पैलेस का म्यूजियम में बहुत सारे स्टेचूज दिखते हैं जो ब्रिटिशर्स ने और अलग अलग देशों के राजाओं ने मैसूर के राजाओं को गिफ्ट किए थे। श्रीलंका के राजाओं ने गिफ्ट दिए थे कृष्णा, रुक्मिणी और सत्यभामा के स्टेचू। मलेशिया से गिफ्ट दिए थे राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सरस्वती की स्टेचू। ये सारे कुछ स्टेचूज है जो मैसूर के राजाओं को गिफ्ट जैसा मिल रहे थे। यहाँ भगवान गणेश जी का वीणा गणेश यानी कि वीणा के साथ गणेश जी का मूर्ति रखा हुआ है, जो कि सिर्फ राजस्थान में और यहाँ के अलावा कहीं नहीं मिलता है। गणेश जी का और एक मूर्ति रखा हुआ है जहाँ और भी कई सारे देवियों का मूर्ति रखा हुआ है। राजस्थान मार्बल्स और नियो क्लासिकल मार्बल से बना हुआ कई सारे स्टेचूज रखा हुआ है। ये सब राजाओं का पुरानी कलेक्शन है जो कि इटालियन मार्बल्स यानी कि 400 साल से भी पुराना माना जाता है। पैलेस का अंदर घुसने के लिए एक मेन एंट्रेंस गेट थे जिसको बोलते थे एलिफेंट एंट्रेंस गेट। ये गेट पीतल से बना हुआ है। इस गेट का नीचे हिस्सों में संस्कृत में मैसूर राजाओं का आदर्श वाक्य लिखा हुआ है, जिसका अर्थ है मैं केवल सत्य का पालन करता हूँ, आई अपहोल्ड ओनली ट्रूथ। ये गेट 2 हाथियों का ट्रॉफी के साथ घिरा हुआ है। ये 2 हाथियों का सिर असली है और लेकिन यहाँ इसका दांत और आंखें आर्टिफिशियल है और इसका स्किन को एक केमिकल के द्वारा ठीक रखा जाता है। महाराजा ने इन 2 हाथियों को बांदीपुर जंगल से पकड़े थे जो पास के विलेजर्स को बहुत परेशान करते थे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग को मिलते हैं बहुत ही बेहतरीन डिजाइन के साथ बना हुआ कल्याण मंडप, जहाँ राजा के परिवारों के शादी हुआ करते थे। ये मंडप को ऑक्टागोनली डिजाइन किया गया है जिसका पिलर कास्ट आयरन का बना हुआ है और ऊपर की तरफ कलरफुल ग्लास लगाया गया है जो कि इस मंडप को बहुत ही खूबसूरत बना देता है। यहाँ चारों तरफ गैलरी लगा हुआ है जो कि आमंत्रित किए गए मेहमानों को बैठने दिया जाता था। अभी भी यहाँ वंशजों का शादी मनाया जाता है। कल्याण मंडप की चारों तरफ वॉल में बहुत सारे 3D पेंटिंग्स किया हुआ है जहाँ सब रियल पिक्चर ड्रॉ किया गया है। फैमिली सेलिब्रेशंस, दशहरा प्रोसेशन जैसा बहुत सारी पेंटिंग्स किया गया है। कल्याण मंडप के बाद मिलते हैं फर्नीचर रूम, जहाँ 2 सिल्वर का चेयर रखा हुआ है जिसको राजा का परिवारों ने यूज करते थे। नेक्स्ट आता है कैस्केट रूम। राजा को मिलने वाला गिफ्ट्स और इन्विटेशन बॉक्सेस का कलेक्शन रखा हुआ है। चलते चलते नेक्स्ट हम लोग को मिलेगा रेसलिंग कोर्टयार्ड, जहाँ रेसलिंग कंपटीशन यानी कि कुश्ती प्रतियोगिता हुआ करते थे और मैसूर के राजाओं ने और उसका परिवारों ने इसके चारों तरफ बैठ के मजा लेते थे। नेक्स्ट जानते हैं फर्स्ट फ्लोर में क्या क्या है। फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए लिफ्ट हुआ करते थे जो अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में पब्लिक दरबार हॉल मिलने से पहले एक लाइफ से स्टेचू मतलब रियल आकार का जैसा स्टेचू मिलता है कृष्णराजा वाडियर का, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि वो हमें देख रहा है। पब्लिक दरबार हॉल
यहाँ जनरल पब्लिक से राजाओं का मीटिंग हुआ करते थे। इस हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ बनाया गया था। इसका पोल कार्विकल डिज़ाइन और सीलिंग में जो आर्ट किया हुआ है, इन सब का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ हॉल को बहुत ही आकर्षित बना देता है। ये हॉल में राजा और उनके मंत्रियों बैठा हुआ करते थे और आम जनता नीचे मैदान में बैठते थे और राजा ने यहाँ बैठ के जनता के सामने अपना भाषण देते थे। डा अम्बा विलासो, जिसको प्राइवेट दरबार हॉल भी बोला जाता है। यह हॉल में राजा ने प्राइवेट ऑडियंस जैसे कि वीआईपीज, प्राइवेट गेस्ट और मंत्रियों से मिला हुआ करते थे। यहाँ मंत्री से राजा का कॉन्फ्रेंस होते थे, जहाँ बहुत सारे डिसीजन लिया जाते थे अपने साम्राज्यों को लेके। इस हॉल में घुसने के लिए एक चांदी का दरवाजा है हाथी दांतों के साथ, जहाँ 120 केजी चांदी का यूज किया गया है। गोल्डन थ्रोन, सोने का सिंहासन। दोस्तों, अगर आप मैसूर पैलेस में गए हैं और आपको एक खास चीज़ें देखने को नहीं मिलता है जो कि बहुत ही फेमस है, तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही एक चीज़ है जिसको बोलते हैं गोल्डन थ्रोन और सोने का सिंहासन। ये टूरिस्ट को नहीं दिखाया जाता है। ये सिंहासन गोल्ड, सिल्वर और कुछ खास रत्न से बना हुआ है, जिसका वेट है 250 किलोग्राम। यहाँ 200 किलोग्राम प्योर सोना का यूज किया गया है। एक गोल्डन का छतरी भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगा हुआ है। इस सिंहासन को जनरली दशहरा का समय प्राइवेट दरबार हॉल में निकाला जाता है। मैसूर के रॉयल परिवार की वंशजों ने उत्सव के दौरान यहाँ बैठते हैं। मैसूर पैलेस में दशहरा बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। यहाँ देवी चामुंडेश्वरी का पूजा किया जाता है हर साल। पूरे पैलेस को दशहरा का समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से लाइटनिंग किया जाता है। करीब 1 लाख बल्ब से पूरी महल को सजाया जाता है, जिसको शाम को देखने से एक सोने का महल जैसा लगता है। मैसूर पैलेस के बाउंड्री वॉल के अंदर बहुत ही बड़ा और बहुत ही शानदार गार्डन बना हुआ है, जो कि पैलेस का ब्यूटी को कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ दशहरा का समय फ्लावर शोज, फूड फेस्टिवल और म्यूजिक कंसर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया जाता है महल के कमेटी के द्वारा। आइए अभी हम लोग जानते हैं इस महल के बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स। मैसूर के वंशजों के ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप था। वंशजों में से कोई भी सीधे रॉयल परिवार से पैदा नहीं हुआ था। एक एडॉप्ट किया गया बच्चा को मैसूर का राजा बनाया गया था। ये श्राप दिए थे विजयनगर के राजा तिरुमला राजा का पत्नी एलमेलम्मा ने। मैसूर के वादियरों ने 1612 में विजयनगर पर जीत हासिल की थी। तिरुमल राजा एक बीमारी के कारण उनका डेथ हो गया था और उनकी विधवा पत्नी को अपने सारे ज्वेलरी एक मंदिर में दान करने के लिए बोला गया था मैसूर के राजाओं के द्वारा, लेकिन उन्होंने सारी ज्वेलरी नहीं दी थी और उनसे बलपूर्वक ज्वेलरी जब्त कर लिया गया था। मैसूर सेनाओं से बचने के लिए उन्होंने कुछ ज्वेलरी अपने साथ लेकर कावेरी नदी में छलांग लगा दी थी और उनकी डेथ हो गई थी। मरने से पहले एक श्राप देकर गए थे, मैसूर के राजा कभी बच्चा नहीं पैदा कर पाएगा, और ये श्राप सच में लग गए थे। रानी मरने का बाद राजा बहुत पश्चाताप कर रहे थे और उन्होंने रानी एलमेलम्मा की एक सोने का मूर्ति स्थापित की थी और उनको एक देवी का रूप में पूजा करते थे। अभी भी उनके बाल एक डब्बा में प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है, मैसूर पैलेस में बहुत सारे अंडरग्राउंड चैम्बर और टनल हुआ करते थे। चैम्बर्स को सीक्रेट वेपन्स स्टोर करने के लिए बनाए गए थे और टनल्स को कुछ सीक्रेट प्लेस में जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये सब विजिटर्स को अभी नहीं दिखाया जाता है। पैलेस में अभी भी बहुत सारा सीक्रेट कमरा है जो लॉक करके रखा गया है। पैलेस के बाउंड्री वॉल के अंदर 14 हिंदू टेम्पल्स है। जो सबसे ज़्यादा पुराना है वो 14वीं शताब्दी में ही बनाया गया था। आप लोग पैलेस विजिट करने से ये टेम्पल्स को देखना मत भूलिएगा। तो यही थी दोस्तों मैसूर पैलेस के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसा एक इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।